गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग इंटरव्यू फॉर डिफरेंट पीओ रिक्रूटमेंट्स, जैसे कि एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी पीओ। इन सभी के मीन्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। अब जिन लोगों ने डिसेंट अटेम्प्ट किया है उनका नेक्स्ट जो फोकस है वो अब इंटरव्यू पर है। ऑल्दो आपके कुछ क्लर्क मीन्स एग्ज़ाम भी बचे हैं, बट जो पीओ एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे थे, पीओ जॉब को टारगेट कर रहे थे और अच्छा अटेम्प्ट किया है, अब वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए आपके सेशंस रहेंगे। आज के सेशन में स्पेसिफिकली मैं क्या बात करूँगा, मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि इंटरव्यू में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? किन चीज़ों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है और एक ओवरऑल एसेंस रहेगा कि पूरे इंटरव्यू के अंदर आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज रहनी चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो चीज़ें मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पाऊँगा, आगे भी मैं इंटरव्यू से रिगार्डिंग, जीडी के रिगार्डिंग और भी सेशंस लेकर आऊँगा, वहाँ पर हम वो चीज़ें कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले मैं इंटरव्यू के लिए बता देता हूँ कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो पैनल आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किन चीज़ों पे उनका ध्यान रहता है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है जो पैनल आप लोगों से आप लोगों का जो ऑब्ज़र्व करेगा वो रहेगा ट्रेट्स, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे आप चीज़ों को कन्वे करते हो, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। स्टार्टिंग से ही ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर कर रहे हैं तो करने के बाद आप जैसे कुर्सी पे बैठते हो, चेयर पे बैठेंगे, चेयर पे बैठने के बाद जैसे कि आप पैनल को ग्रीट करेंगे जनरली 5 ये जो मेंबर्स के ये पैनल रहता है, 4 मेल 1 फीमेल। मेरे टाइम तो ऐसा ही था एसबीआई पीओ के इंटरव्यू के टाइम। बाकी वेरी कर सकता है, 3 मेल 2 फीमेल भी हो सकता है, ठीक है? जनरली 4 मेल 1 फीमेल का इनका रेशियो रहता है मेल फीमेल का, ठीक है? और किन-किन चीज़ों के बारे में बात की जाती है, ये भी मैं थोड़ा-सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। उनका पर्पस बेसिकली ये नहीं रहता, वो आपका नॉलेज नहीं चेक करना चाहते कि आप कितना एफिशिएंट है करंट अफेयर्स में या फिर कितना आपको पता है बैंकिंग के बारे में। इन पे उनका नहीं रहता, ऑल्दो क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे, पर उनका फोकस रहता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर पूरा का पूरा, कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितना आप ऑनेस्ट हैं, कितने पोलाइट हैं, किस तरह से अपनी चीज़ों को रखते हैं, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है? तो ऑल्दो आपको इन सभी की प्रिपरेशन करिए और ये आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर भी रहे हैं। जो मेंस क्लियर करके जाएँगे, ऑलरेडी उनकी जो बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज है वो अच्छी रहेगी और इसके लिए तो आपको प्रिपेयर कंटिन्यू करना ही करना है। वो आपने मेंस के लिए भी किया है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं। जो करंट न्यूज़ है वो मैटर करती है, बहुत ज़्यादा पुरानी करंट न्यूज़ नहीं काम आएगी। अ, इंटरव्यू के अंदर जनरली 2 से 3 महीने के अंदर ही पूछते हैं, उसमें भी जो आखिरी की पिछले कुछ दिनों की जो अच्छी न्यूज़ रहती है, अ, उससे रिलेटेड भी वो काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है? तो करंट के लिए मैंने आपको बता दिया है, एक स्टैंडर्ड सा जो लेटेस्ट है, जितना रीसेंट है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। 2-3 महीने से पुराना जानने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशंस और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड सवाल उठाते हैं। कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, तो पहले से प्रिज़म्पशन लेके मत जाइएगा कि हम पहले ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर हमसे ऐसे सवाल पूछे जाएँगे, नहीं। रैंडम कोई भी मेंबर या कोई भी पैनलिस्ट आपसे कुछ भी पूछ सकता है उठा के, किसी भी लैंग्वेज में भी पूछ सकता है। जनरली उनको ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है इंटरव्यू में कि आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं या हिंदी में। पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ये सजेस्ट करूँगा कि जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि वो हिंदी में भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। जनरली मेरे से जो इंटरव्यू रहा था, वो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू हिंदी में ही था। कुछ एक आध क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे तो मैंने इंग्लिश में रिप्लाई किया। बाकी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन डज़ नॉट मैटर। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना क्लियरली और कितना कॉन्फिडेंटली आप अपने आंसर करते हैं, ठीक है? अब हम बात कर रहे थे एस्पेक्ट्स की, तो बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, देन योर पर्सनल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। जैसे कि मैं अपने इंटरव्यू का एक इंस्टेंस देता हूँ। मैंने बीटेक किया था, बीटेक मैंने पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में किया था और उन्होंने उसी से रिलेटेड सवाल उठाया था। मैंने जो अपना बीटेक किया था, वो गुजरात से किया है, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधीनगर से। तो उन्होंने पेट्रोलियम से रिलेटेड कुछ सवाल मुझसे पूछ लिए, जो स्टैंडर्ड से थे और उस टाइम न्यूज़ में भी चल रहे थे।
कुछ डेवलपमेंट्स थे ओएनजीसी के रिगार्डिंग, जिन पे उन्होंने पूछ लिया कि यार अभी पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज़ देखी होगी ओएनजीसी के शेयर से रिलेटेड कुछ था, तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? इस तरह से एज़ सच, और इस पे मैंने आंसर दे दिया था, मुझे पता था, मैंने अच्छे से रीड कर रखा था। अब एक सवाल ये भी देखने को मिला था क्योंकि बीटेक कंप्लीट होने में और इंटरव्यू देने में मेरे 2 साल का गैप था, तो उन्होंने ये भी पूछा था कि ये 2 साल का गैप किस लिए था? इसका कारण क्या था? तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों के रहता है। काफ़ी सारे लोग फ्रेशर्स रहते हैं, जो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स रहेंगे, जो इंटरव्यू देंगे, उनके 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का गैप हो सकता है। तो ये गैप आप बहुत ऑनेस्टली बताइए। ऑल्दो मैंने सर्टेन इंस्टेंस में देखा है जिन्होंने कुछ ऐसे आंसर दिए हैं जिससे कि पैनलिस्ट थोड़ा-सा नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं इसका बेस्ट आंसर करूँगा कि आप फैमिली रीज़न्स बता सकते हैं, पर्सनल रीज़न्स भी बता सकते हैं कि फैमिली रीज़न्स थे, पर्सनल रीज़न। तो मैंने तो अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया था कि सर, मैंने सबसे पहले जैसे ग्रेजुएशन की थी ओएनजीसी के लिए, मैंने क्योंकि वही मेरी फ़ील्ड थी पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसी से रिलेटेड मैंने जॉब के लिए ट्राई किया था ओएनजीसी के लिए। पर वो ऑब्वियस रीज़न्स थे कि उस टाइम मैंने पेपर भी दिया था और पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण एग्ज़ाम ही पूरा कैंसल हो गया था। अब एग्ज़ाम कैंसल हो गया तो मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं था गेट देने के अलावा, और गेट में मेरा सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने सोचना स्टार्ट किया, और मेरे एक फ्रेंड थे जिनके फादर बैंक में ऐसे काम कर रहे हैं, तो मैंने उनकी लाइफ़स्टाइल देखी है, उनका देखा है, तो मुझे जॉब स्टेबल लगा, मुझे सिक्योर लगा, वेल पेड लगा, रिस्पेक्टेड जॉब लगा, तो फिर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मेरा काफ़ी ऑनेस्ट और क्लियर कट आंसर था। अब इन जब जो भी आप आंसर दें, जितने भी पर्सनल आंसर्स दें, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड हो, करंट अफेयर से रिलेटेड हो, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आप पैनलिस्ट के साथ गेम खेलने की कोशिश मत कीजिएगा। और एक चीज़ और मैं देखता हूँ, जो ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, इंटरव्यू आपका लिया जा रहा है, आप उनका इंटरव्यू नहीं ले रहे। तो हमेशा स्ट्रेट फेस के साथ, पोलाइटनेस के साथ थोड़ा-सा स्माइल भी दे दें। अगर अच्छे आंसर दे रहे हैं, आपसे कुछ ऐसा पर्सनल पूछा जा रहा है, तो वो बहुत एक आपको पॉज़िटिव पॉइंट्स देते हैं। हाँ, एक चीज़ का और है, जैसे कि मान लीजिए ये काफ़ी बार सवाल आता है कि सर, बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमें नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप क्लियर कट सॉरी बोल सकते हैं कि सर, इस टॉपिक के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और जब आप ये आप उनको बोल रहे हो, तो ऐसे हँसते-हँसते नहीं बोलना है। उनको पता चलना चाहिए कि इनको ये आंसर नहीं पता है, तो इस चीज़ का उनको फ़र्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घबराने जाएँ और घबराने लग जाएँ, काँपने लग जाएँ, नर्वस हो जाएँ, नहीं। एक स्ट्रेट फेस के साथ आप बता सकते हैं कि सर, मुझे इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक। तो वो मूव ऑन कर जाएँगे। इसमें आप ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। अब इसमें कई सवाल ऐसे भी आते हैं, जो आपको एग्ज़ैक्टली नहीं पता होता है, पर आपको ऐसा लगता है कि यार, मैं अगर थोड़ा-सा इसमें सोचूँ, थोड़ा-सा स्मार्ट गेस करूँ, तो आंसर के आस-पास पहुँच सकता हूँ। तो इस सीन में आपको क्या करना चाहिए? इस सीन में भी मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि आपको बोल देना चाहिए कि सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक, या आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन। पर अगर आप आंसर देना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनसे आप परमिशन माँग सकते हैं कि सर, मैं इस टॉपिक के बारे में नहीं जानता हूँ पूरी तरीके से, बट आई हैव सर्टेन नॉलेज अबाउट दिस। सो क्या मैं इसके बारे में आपको अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे लगता है, क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ? अगर वो परमिशन ग्रांट करते हैं, तो आप आंसर बता सकते हैं। अब याद रखिएगा, जैसे कि आप मेरा लहज़ा देख रहे हैं, बहुत ही पोलाइट रहना चाहिए और एक सर्टेन लेवल पे रहना चाहिए, ऊपर-नीचे नहीं कि कभी आप एकदम दुखी हैं, कभी आप एकदम, आपकी पिच कभी हाई है, लो है। एक स्टडी लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, पूरा का पूरा जो आपको मार्किंग की जाएगी, वो आपके पर्सनल ट्रेट्स पे की जाएगी। ठीक है? अब एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। बहुत बार क्या रहता है कि स्टूडेंट्स क्योंकि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, तो उनको पता है कि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएँगे, कुछ स्टैंडर्ड, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो बैंकिंग, चाहे करंट अफेयर। तो क्या रहता है कि कई बार पैनलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछते ही आप आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर बीच में ही आप आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों को प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा, ये बिल्कुल बहुत ही नेगेटिव जाती है। चाहे आपको आता हो, तो भी आप पूरा क्वेश्चन सुनें अच्छे से। हो सकता है आप जल्दबाज़ी में क्वेश्चन को ही गलत इंटरप्रेट कर लें और आंसर देना। तो ये नहीं कि आपके नॉलेज पे एक एक मार्क हो रहा है, या आपके नॉलेज पे वो एनालिसिस कर रहे हैं। वो आपके ट्रेड पे कर रहे हैं कि यार, ये बंदा तो अच्छे से सवाल भी नहीं सुनता है।
अपने जो सीनियर्स हैं उनकी बात भी अच्छे से पूरी नहीं सुन रहा है और उससे पहले ही वो ओवर कॉन्फिडेंट होके आंसर देना स्टार्ट कर रहा है या फिर हड़बड़ाहट में पैनिक करके आंसर देना स्टार्ट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन सुनने के बाद कई बार ये भी इश्यू हो जाता है कि जैसे क्वेश्चन आपने सुना, सुनते ही आप आंसर देने लगे और आंसर देते-देते बीच में ही आंसर का फॉर्मेशन करने लग गए और उसके लिए बड़े-बड़े पॉजेज़ ले रहे हैं, सोच रहे हैं और ये बहुत अटपटा लगता है, खराब लगता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा-सा सजेशन आपको दूँगा, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आपने सुना, थोड़ा-सा एनालाइज़ किया दिमाग के अंदर कुछ सेकंड के लिए, थोड़ा-सा फॉर्मेशन कर लिया आंसर का, देन आपने अच्छे से आंसर देना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ बहुत लंबी जाएगी, ये बहुत अच्छी रहेगी आपके इंटरव्यू के लिए। तो छोटा-सा पॉज़ लेना खराब नहीं है, थोड़ा-सा फॉर्मेशन, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि हाँ, क्वेश्चन दिया है, उनको वो प्रोसेस कर रहे हैं, उसके लिए वो आंसर तैयार करें और उसके बाद आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। अब 1-2 चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझसे कि सर, इंटरव्यू के लिए क्या अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? जैसे कि कुछ लोगों का मेंस का भी एग्ज़ाम अभी बाकी है और साथ में इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो क्या सर हमें मेंस का छोड़ के इंटरव्यू के नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो आप जैसे जिस जगह से बिलॉन्ग करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं जयपुर से जब गया था, जयपुर से बिलॉन्ग कर रहा हूँ और जयपुर से रिलेटेड मेरे से कुछ साइट्स के पूछे गए थे, जैसे हवा महल के बारे में पूछा गया था और एक फोर्ट जो है हमारे यहाँ पर, उसके बारे में भी पूछा गया था। फोर्ट्स तो कई हैं जयपुर में, पर एक फोर्ट के बारे में भी पूछा गया था और वो हवा महल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मैं आंसर नहीं कर पाया था। तो मैंने मना कर दिया था। फोर्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैंने आंसर दे दिया था। और आप ये देखिएगा कि आपकी सिटी और आपके रीजन जहाँ से आप हैं उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ें, उसके बारे में जानकारी लें। अगर करंट किसी न्यूज़ में आपका रीजन है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा पता हो, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस का तो आप जो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस के 5 से 6 क्वेश्चन्स जहाँ तक मुझे याद है वो पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन्स करंट अफेयर से थे और ज़्यादा क्वेश्चन्स पर्सनल और एजुकेशन बैकग्राउंड और इन पे ही थे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन्स का आपको आंसर देने की ज़रूरत है। अ, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं रहती। जैसे मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट वो जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे फ़ोकस्ड रहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे आप कम्युनिकेट करते हो। ये मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है इंटरव्यू का। क्योंकि जो नॉलेज है वो ऑलरेडी मेंस के थ्रू आपका वो चेक कर चुके हैं और बड़ा वेटेज भी मेंस का ही रहता है, इंटरव्यू का तो कुछ ही पोर्शन रहता है, पर इंटरव्यू आप अच्छा देना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। अब इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें, अब देखो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछेंगे कि सर इंटरव्यू के लिए कितना घंटा पढ़ने की ज़रूरत है, सोर्सेज़ क्या है? एज़ सच कोई नया सोर्स आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे कुछ बहुत अलग से घंटे देने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो मैं हमेशा हमेशा जो मैं कोशिश करता था, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो पब्लिक स्पीकिंग जो रहती है उसमें कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज टाइम में कभी की नहीं होती है और मैं भी उन्हीं कैंडिडेट्स में से था, जो पब्लिक स्पीकिंग से कंफर्टेबल नहीं था। तो मैं क्या करता था, जब भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हूँ जैसे, तो मैं खुद के क्वेश्चंस कुछ मैंने ऑनलाइन करके कि बाकी लोगों के एक्सपीरियंस देख के कि क्या-क्या बता रहे हैं, अलग-अलग जगहों से किस तरह के पूछे जाते हैं। ऑल्दो उससे पहले मैंने कॉलेज टाइम पे 2 से 3 इंटरव्यू दे रखे थे, पर उन इंटरव्यू में भी मैं काफ़ी नर्वस था, टू बी ऑनेस्ट। बहुत अब मैं सोचता हूँ एसबीआई, पीयू के इंटरव्यू और उसके इंटरव्यू को कंपेयर करता हूँ, तो वो इंटरव्यू काफ़ी खराब इंटरव्यू गए थे। ऑल्दो जो नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन थे उनका मैंने आंसर दे दिया था, पर मुझे बाद में पता चला कि इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो उसके लिए मैं डेली ये प्रैक्टिस करता था कि खुद को शीशे के सामने रख के, ऑल्दो थोड़ा-सा अटपटा लगता है, पर एक क्वेश्चंस फ्रेम कर लेता था। वो क्वेश्चंस मैं खुद के मन में बोलता था और उसके आंसर्स खुद को देख के कि मैं कितना कॉन्फिडेंटली, कितना सारी चीज़ें देखता था कि उसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है। ऑल्दो ये चीज़ें बहुत इनसिग्निफिकेंट लगती है, पर बहुत सिग्निफिकेंट रहती है। तो मैं पूरा स्टार्ट करता था कि मैं कमरे से एंटर किया हूँ, एंटर करने के बाद कुर्सी मैंने रख रखी है, ऑल्दो अजीब लग रहा है, पर मैं ये चीज़ करता था क्योंकि मैंने ऐसे कोई एज़ सच इंटरव्यू के लिए अलग से कोचिंग जाके क्या या कोई मॉक इंटरव्यूज़ की नहीं थी, मैं घर पे ही खुद प्रैक्टिस करता था। तो मैं हमेशा ध्यान रखता था कि सारी की सारी चीज़ें मैं स्टडी रखूँ, मतलब ना मैं बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा खुश लग रहा हूँ, ऐसा नहीं। पर हल्का एक पोलाइटनेस है, एक हल्की स्माइल है, एक स्टडी पेस पे मैं चेयर को अप्रोच किया, मैंने बैठा, बिना किसी हड़बड़ाहट के आराम से, विद अ स्माइल,
पोलाइटनेस के साथ सबको ग्रीटिंग्स की और उसके बाद जो मेरे क्वेश्चंस दिमाग में आते थे, ऑल्दो मुझे नहीं पता था वो क्या पूछने वाले हैं, पर जो मैं खुद के लिए तैयार करता था वो मैं खुद से पूछता था और उनके आंसर्स खुद के एक्सप्रेशंस को देखते हुए, खुद की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए तैयार करता था। तो ये प्रैक्टिस मैंने अपने टाइम पे की थी और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। मैं काफ़ी कंफर्टेबल था जब मैंने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू से पहले आपको पता है ग्रुप डिस्कशंस भी रहते हैं। अब आप लोगों के ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप एक्सरसाइज़ेज़ भी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद आपका इंटरव्यू रहता है। और जो मैंने कुछ चीज़ें बताई है, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो छूट गई है वो मैं आने वाले सेशंस में ज़रूर कवर करूँगा। एग्ज़ैक्ट जो क्वेश्चंस हैं, वो शेयर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेशन में कि जो हमारे पिछले साल के जो कैंडिडेट्स थे, उनसे एग्ज़ैक्ट क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे गए थे, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस से रहे, चाहे वो पर्सनल क्वेश्चंस रहे। तो वहाँ पे इन डिटेल मैं आपको राउंड अबाउट कोशिश करूँगा 15 टू 20 क्वेश्चंस बता सकूँ, एग्ज़ैक्टली बैंकिंग अवेयरनेस और उससे क्या पूछा जाता है। अब एक चीज़ मैं और बताऊँगा। वैसे मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी छेड़ दिया है कि उनके क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सुनना है। पहले नहीं जंप इन करना है विद द आंसर। अच्छे से सुनिए, थोड़ा-सा पॉज़ लीजिए और क्वेश्चन कई बार क्या रहता है, थोड़े से वो जैसे मेरे टाइम पे भी एक ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया था। मतलब ट्रिकी क्वेश्चन कि क्वेश्चन ही अपने आप में गलत था। कि ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन के टर्म्स में इस तरह से आपको प्रेज़ेंट करेंगे कि देखिए ऐसा-ऐसा अभी हुआ था ना, तो उसमें आपका क्या राय है? या फिर उसमें भी फिर एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो वो ट्रिकी क्वेश्चन ये था कि सर ऐसा हुआ ही नहीं था, असली में ये चीज़ हुई थी। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उसके लिए एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपका कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अ, अच्छे से चीज़ों को सुनें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन ट्रिकी क्वेश्चन्स पे वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि पूरे इंटरव्यू के सेशन में मुझे याद है उसी क्वेश्चन के आंसर पे कुछ जो 2-3 पैनलिस्ट जिन्होंने पूछा था और बाकी 1-2 पैनलिस्ट भी स्माइल किए थे और उन्होंने मुझे वेरी गुड भी बोला था, बहुत ही अच्छे। तो ये चीज़ें बहुत लंबा जाती है क्योंकि वो चीज़ बताती क्या है, वो आपका एक पर्सनल ट्रेट ही बताते हैं कि कितना एक्यूटली सामने वाला जो है, जो कैंडिडेट है, कितना एक्यूटली ऑब्ज़र्व कर रहा है, उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है, चीज़ों को करेक्ट करने की कॉन्फिडेंस है कि हाँ, सर ने बोली है, पर फिर भी क्योंकि एक कॉन्फिडेंस है, वो बता सकते हैं कि पर पोलाइट मैनर। ऐसे नहीं ओवर कॉन्फिडेंट होके सर ये क्या ऐसे करके नहीं, नॉट विद अ विद अ पोलाइट स्माइल कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ था और इसमें ये चीज़ें थी, तो आप इस तरह से बताएँगे तो ये पॉइंट्स भी बहुत ऐड अप होते हैं। ठीक है? अब बाकी जैसे मैंने आपसे कहा एग्ज़ैक्ट जो क्वेश्चन्स हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में शेयर करूँगा। साथ ही साथ जो जीडी और जी जो एक्सरसाइज़ जो ग्रुप एक्सरसाइज़ आपकी रहती है और ग्रुप डिस्कशन रहता है, उसका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, बहुत ज़्यादा कोई मैंने इन डेप्थ आपको नहीं बताया, पर ये पॉइंट्स सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, पर बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगे जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी ने सेशन को एन्जॉय किया है। एन्जॉय किया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आगे भी इंटरव्यू और जीडी से रिलेटेड आपको यहाँ पर मैं ज़रूर सेशंस लेकर आऊँगा। Now that's all for today's session.